गुड आफ्टरनून विशाल पटेल जी। चलिए शुरू करेंगे दिव्या का अगला जो हमारा है, और इसके बाद है प्रेस्त। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रेस्त है। अभी हमारा चल रहा है मधु पर्व, हमारा खत्म हो गया। ठीक है, मधु पर्व हमारा जो है खत्म हो गया। दिव्या उपन्यास जिसके अंतर्गत मधु पर्व हमने खत्म करा, और उसके बाद में यहाँ पर चल रहा है प्रसाद चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिख लेंगे इसमें कि धर्मस्थ का प्रासाद यानी कि उनका महल, ये चल रहा है सेकंड नंबर पर। अभी हमारा डेट रहेगी 19 अगस्त 2022। ठीक है, चल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में हमारी अब तक की जो कहानी हुई वो ये हुई कि मल्लिका की बेटी मर गई थी। उसके बाद में मल्लिका ने नए युग में प्रवेश करते हुए नृत्य आदि को शुरू किया। नृत्य एवं गायन की शुरुआत करती हैं ये, और इसी में है ना नए युग में प्रवेश किया, जिससे कि पूरे के पूरे सागल नगरी में खुशी की लहर है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। खुशी की लहर है, और इस खुशी की लहर में यहाँ पर शस्त्र प्रदर्शन और एवं नृत्य गायन ये सब हो चुका है। इसी में आपके जो है प्रथुसेन पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। ठीक है, पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। यहीं पर कुमारी दिव्या महिला वर्ग की विजेता रही है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा होता है। किस किस के बीच में, प्रथुसेन क्योंकि दास पुत्र है। ठीक है, तो वो दिव्या की शिविका को कंधा नहीं लगा सकता। दिव्या की मैम क्या डेली इतनी नहीं विशाल जी थोड़ा सा डिस्कशन कर रही थी, नीचे थी मैं तो बहुत देर से आई हुई हूँ। थोड़ा सा डिस्कशन कर रही थी अबाउट द एप्लीकेशन, अबाउट द अदर एनसीईआरटी बैच। माफी चाहूंगी उसके लिए, डेली नहीं होती है ना। कभी कभी अगर किसी गहन मीटिंग में है तो है ना, थोड़ा सा कंसीडर करें उसको। कोशिश किया करूंगी कि पहले ही सारे काम निपटा लूं। ठीक है, दासपुत्र दिव्या की शिविका को कंधा न देने की किसकी, जो एलीट क्लास है, यानी कि जो अपर वो है उच्च वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग के द्वारा प्रथुसेन की अवहेलना। ठीक है, अब प्रथुसेन की अवहेलना हो गई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में यहाँ पर होता है कि न्याय की मांग हेतु प्रथुसेन धर्मस्थ के दरबार में धर्मस्थ के, जोड़ पा रहे हैं ना आप लोग, धर्मस्थ के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दिव्या द्वारा अर्घ से सत्कार। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके जो परिवार वाले हैं, दिव्या के परिवार वालों
का रोष, ठीक है। इस रोष के बाद फिर शाम के पहर में, रिलेट करते चलना, शाम के पहर में दिव्या को साधुवाद यानी कि आशीर्वाद देने का कार्यक्रम तो प्रथुसेन का किस्सा दिव्या स्वयं तात को बताना चाहती थी, परंतु व्यस्तता के चलते नहीं बात हो पाई, ठीक है। और प्रथुसेन को दिव्या के आश्वासन पर पूर्ण विश्वास। इतनी चीजें हो चुकी, इतनी चीजों में कोई दिक्कत तो मुझे बता दो। जो नए पुराने पीडीएफ वाले फोल्डर में शो नहीं हो रहा है, हो गई स्टार्ट। विक्रम थैंक यू। और कब से चल रही है? नेहा बच्चे अभी चली है 5-10 मिनट से ही, ठीक है। थोड़ा सा एक मीटिंग में थी जिसके कारण लेट हो गई। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्या पीडीएफ में नहीं दिख रहा है उसके विषय में संडे को हम जूम मीटिंग रखा करेंगे, हर संडे को, क्योंकि संडे को हम क्लास नहीं रखेंगे। मैं अपनी कोई भी क्लास, कोई भी एंगेजमेंट संडे को नहीं रखूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे जितने भी पेंडिंग काम है, चाहे वो क्वेश्चन के हो, चाहे वो पीडीएफ अपलोडिंग के हो, चाहे वो नोट्स अपलोडिंग के हो, मैं सैटरडे इवनिंग से अपने आप को फ्री करके संडे में आप लोगों के साथ में भी जुड़ूंगी जूम मीटिंग के माध्यम से, और आपके जो पेंडिंग काम है उनको भी निपटा के मंडे से वापस से हम रिफ्रेश तरीके से चीजों को शुरू किया करेंगे। अब तक की जो चीजें हैं इन्हें निपटाने में मुझे 1-2-3 संडे लगेंगे, परंतु फिर हम चीजों को स्मूथली करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। विक्रम बस इतना ही लिखा है और कुछ लिखा नहीं, ये सब आपके पास है किताब में, ठीक है। पन्ना खोल लीजिए अपना, ठीक है, अपना पेपर खोल लीजिए। यहाँ पर हम लोग कहाँ थे भाई, कोई बताएगा? धर्मस्थ का परासाद था, ये सब हो चुका था, मारिस की बात, और कहाँ पर थे? 30 पन्ने हो गए क्या हमारे? हाँ ठीक है, 29वां पन्ना हम कर रहे थे। मैंने कहा था इसको मैं बताऊंगी आप लोगों को। हम कर रहे हैं 29वें पेज पे, इसमें लास्ट वाला पैरा है। आर्य रुद्रधीर कौन है? आप रिलेट कर पा रहे? रुद्रधीर दिव्या के प्रति आकर्षित है और उसको पा लेना चाहता है। हालांकि एक शादी ऑलरेडी हो चुकी है, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके दादा परदादा की भी 3-3 शादी हो चुकी है। आर्य रुद्रधीर ने उस विषय में कभी कुछ न कहा था, मतलब इससे दिव्या को संतोष ही था। उसे साधुवाद पाने अथवा उत्तर देने में उसे असुविधाजनक संकोच अनुभव होता था। यही बात आर्य मारिश के संबंध में भी थी। कहा किसी ने नहीं, ठीक है, कहा किसी ने नहीं किसी को कुछ भी, बस आकर्षण मात्र है ना। कोई कई चीजें ऐसी होती है, कई लव स्टोरी जिसमें कहता कोई कुछ नहीं, ठीक है, उसी से बढ़िया मजा आता, संतोष सा मिलता है। यही बात आर्य मारिश के संबंध में भी। एक दिन उन्होंने एक विचित्र बात कह दी। किसको? दिव्या को कह दी। कहा कि भद्रे, तुम्हारी कला, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, यानी कि तुम में इतना ज्यादा आकर्षण है, तुम इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हो हमें, और ये जो तुम्हारी कला है, ये जो तुम नृत्य और ये सब गायन ये सब करती हो, ठीक है। बुक कौन सी है? मिहिर दिव्या यशपाल जी की दिव्या है, इनको ले लीजिएगा आप। तो कह रहे हैं कि जो ये आकर्षण है तुम में इतना, उसका एक निखार है ना, यानी कि तुम ऑलरेडी इतनी ज्यादा कलावान हो, और ये जो तुम्हारी कला है ये तुम्हारे आकर्षण का एक निखार मात्र है, जो नारी सृष्टि की आदि शक्ति है। इस लाइन को लिख लो, पूछी गई है, ठीक है। इसकी व्याख्या अगर आपको आ जाए तो इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए इस चीज को। कह रहे हैं कि भद्रे, यहां पर पहले आपको रेफरेंस पता होना चाहिए किसने कही है। मारिस ने कही है भद्रे यानी कि मतलब एक तरीके से उत्तम पुरुष के लिए, पुरुष नारी के लिए होता है भद्र, और उसके लिए भद्रे, ठीक है। भद्रे, तुम्हारी कला, ये किसने किसको कही? मारिस ने दिव्या को कही, ठीक है। तुम्हारी कला, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, ठीक है। मतलब तुम इतनी ज्यादा ऑलरेडी इतनी ज्यादा कलावान हो, ये तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि
की आदि शक्ति है। आदि यानी कि जो शुरुआत से सृष्टि में नारी की क्या है, आदि शक्ति है, कोमा नहीं है यहाँ, आदि शक्ति है, ठीक है, आदि शक्ति है, ठीक है। ये किसने किसको कहा है, ये दिव्या को कहा है भाई आपके मारिस महोदय ने, ठीक है। मारिस कौन है, समझ आता है, मारिस मूर्तिकार है और किस पे विश्वास करता है, चारवाक फिलोसफी में विश्वास करता है ना, चारवाक फिलोसफी में विश्वास करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, कह रहा है कि अनैतिकता यानी कि एक तरीके से इलीगल टाइप की नहीं, इमोरल टाइप की चीज है ना, ऐसा फ्लर्टिंग टाइप का। अनैतिकता और अनाचार के समर्थन का अपवाद पाए मारिश के इन शब्दों, उनके स्वर और नेत्रों के भाव से दिव्या को आशंकामय रोमांच हो गया है ना। स्वरों और नेत्रों के भाव, नेत्र भी बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, स्वर भी बहुत कुछ, उनकी तान क्या है, उनके कहने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो मॉरल है, इमोरल है, कैसे है, ये बहुत सारी चीजें आपके नेत्र भी कह देते हैं, ठीक है। तो दिव्या को क्या हुआ, आशंकामय, यानी कि एक प्रकार की आशंका की मुझे ये मतलब, अब यार इतना कोई बेवकूफ नहीं होता है कि उसको समझ ही ना आए कि सामने वाला हम पे मोहित है, हम पे आकर्षण पा रहा है, या मतलब सारी चीज समझ आती है, कोई कहे ना कहे। आधे लोग ने मुझे तुमसे कुछ कहना था, कहो, तो नहीं तो अच्छा, तो कहो क्या हो गया, कहो, अरे पता है तुम्हें प्रपोज करने वाला है वो, नहीं आप लोग नहीं समझ में आता, मतलब ऐसे होता है ना, पर उसमें नौटंकी बहुत रहती है एक नंबर की। मारिश की बात दिव्या को प्राय स्मरण हो आती, मतलब कभी भी बैठ के अपने में याद करती थी। वे शब्द अर्थ गर्भित थे, यानी कि उनमें अर्थ, उनके गर्भ में अर्थ था। मन ही मन दिव्या उनके अर्थ और उनकी गूढ़ता और व्यंजना को सोचती रहती थी, मतलब अपने प्रति मारिश वो है आकर्षित, इस चीज को दिव्या को भी पता था। उन शब्दों में माधुर्य, गर्व, आशा और स्फूर्ति थी। ऊपर लिख लेंगे कि ये परिणति के संकेत है, जो ये शब्दावली लिखी हुई है। माधुर्य यानी कि एक प्रकार का मधुरपन था, गर्व था यानी कि दिव्या को अपने रूप, कला आदि पर एक प्रकार का नेगेटिव नहीं, ईगो नहीं, कोई नहीं, मतलब एक तरीके प्राउड होता था। आशा थी और स्फूर्ति थी, परंतु उस अव्यवस्थित अपवाद के पात्र स्थान भ्रष्ट युवक के सामीप्य से संकोच और आशंका अनुभव होती थी। अच्छा आदमी नहीं था मारिश के लिए ये सब चीजें अच्छी नहीं थी। उसके लिए नारी क्या है, एक देह है ना, उसका आकर्षण क्या है, ये सब चीजें थी उसके लिए। भौतिकतावाद में विश्वास करता था, किसी प्रकार की आध्यात्मिकता में उसका विश्वास नहीं था। तो ये चीजें यहाँ पर थी। तो इसलिए अगर वो मेरे समीप आ जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, इस चीज से दिव्या बहुत ही ज्यादा आकांक्षामय भी, आशंकामय भी होती थी, यह सोचने भी लगती थी। सर्वश्रेष्ठ खड़कधारी आर्य पृथुसेन ने मेरी कला के विजय में मत प्रकट नहीं किया। शिविका के प्रसंग में उनका खड़क खींच लेना वही उनका मत था। मतलब अब पृथुसेन के बारे में भी क्या कर रही है कि मैं वहां पर विजय मैंने प्राप्त करी। उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा, मतलब चाटुकारिता टाइप की चीजें, पर जैसे ही मतलब उनकी इज्जत पे बात बनी, और क्योंकि वो उनका स्थान था कि मुझे मेरे शिविका को कंधा लगाए, परंतु जहां पर लोगों ने आकर के इस चीज को कहा कि आप नहीं लगा सकते, परंतु उनका अधिकार, तो वहां पे खड़क खींची। तो मन ही मन पृथुसेन के प्रति आकर्षण दिव्या के मन में यहां से जन्म लेना शुरू हो गया है। दिव्या ने दुविधा और संकोच के कारण तात धर्मस्थ के मध्याह्न विश्राम के समय एकांत कक्ष में उन्हें बैठा देखा, यानी कि मध्याह्न जो आपका दोपहर के समय का जो समय होता है उसमें एकांत अकेले देखा। तो चली गई उनके कक्ष में। महापंडित पर्यंक पर लिख लीजिए, पलंग पर, ठीक है, उपधान से पीठ टिकाए बैठे थे, यानी कि लाइक तकिए से पीठ टिकाए बैठे थे। दिव्या ने प्रपिता महा के पिंगल केशों को सहलाते हुए पृथुसेन के आने का समाचार दिया और प्रवाह में पितृ विष्णु शर्मा के व्यवहार की भी बात कही, यानी कि बताया कि पृथुसेन क्यों आया था, क्योंकि उनके आने का कारण महाराज ने भी पूछा था, धर्मस्थ ने भी पूछा था, ठीक है, और बताया कि इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ प्रोग्राम। धर्मस्थ माथे पर हाथ रखकर सब सुनते रहे। फिर दिव्या के मौन में उत्तर की प्रतीक्षा अनुभव कर बोले अब तो देवी मल्लिका अपने अवसाद से मुक्ति लाभ कर कला की आराधनी में रक्त हो गई है ना। कहा कि अब तो डिप्रेशन से बाहर आ गई। रुचिरा की डेथ हो चुकी है ना, मल्लिका की बेटी, तो बोला अब तो डिप्रेशन से बाहर आ गई। मतलब वो क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाथ तात दिव्या ने उनके केशों में दृष्टि गड़ाए उत्तर दिया। अब उनके प्रसाद में नित्य नियम से समाज होता है, नवीन शिष्याएं भी उन्हें स्वीकार किया, यानी कि कह रही कि हाँ अब उनके महल में डेली प्रैक्टिस होती है डांस वगैरह की, और उन्होंने नई स्टूडेंट भी अपनी लगा ली है। संतति का शोक मनुष्य को निसत्व कर देता है, यानी कि कह रही कि संतति यानी कि संतान, चाहे संतान में पुत्र हो पुत्री हो वटेवर, कह रहे उसका शोक मनुष्य को क्या कर देता है, एक तरीके से उसे निसत्व कर देता है, उसको किसी भी मन में चीज में मन नहीं लगता है। धर्मस्थ ने दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि ऐसा ना लंबा सा सांस लेते हैं।
हाँ, अब मल्लिका किस शिष्य को अपने आसन का उत्तराधिकारी बनाने की आशा कर रही है, क्योंकि वैसे तो रुचिरा बनती, पर अगर वो नहीं है तो अब किसको ऐसा सोच रही है? क्या रुचिरा की प्रतिभा उनकी किसी अन्य शिष्या में है? मल्लिका तुम्हें अपनी पुत्री को अपने दो नेत्रों के समान ही समझती रहे, तुम्हें और अपनी पुत्री को। कह रही कि मल्लिका अब किसे सोच रही है अपना उत्तराधिकारी बनाने का, रिप्रेजेंटेशन किसी, क्योंकि मल्लिका तो अब थोड़ा बुजुर्ग भी हो गई और आगे उसको अपना कोई ना कोई उत्तराधिकारी चुनना होगा। तो कह रही कि मल्लिका और रुचिरा, क्योंकि दिव्या और रुचिरा दोनों उसकी दो नैनों की तरह थी और रुचिरा रही नहीं है, तो तुम्हारा क्या स्कोप है, ऐसा ही सोचना चाह रहे थे। संभव थे माधुलिका को, परंतु उससे देवी पूर्ण संतुष्ट नहीं है तात। माधुलिका में गति का लास्य है और लाघवता नहीं है। तो कह रही है कि एक लड़की है माधुलिका, तो कह रही माधुलिका को सोच रही है, परंतु उसमें एक ठहराव, एक लाघव नहीं है, यानी कि एक थोड़ी, एक होता है ना थोड़ा सकुचाना, थोड़ा मतलब जो औरतों के वो बताए गए लक्षण, उनमें से उससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं। सत्य है बाली, मल्लिका की उत्तराधिकारिणी को उनके समान ही प्रतिभाशाली होना सुगम नहीं। प्रकृति में कम क्रम सम रूप में नहीं चलते। मल्लिका अपनी गुरु देवी इंद्रा से कहीं आगे बढ़ गई, जन इंद्रा को भूल ही गया। यानी कि मल्लिका की जो देवी थी, मल्लिका की जो वो थी टीचर, वो थी इंद्रा। इंद्रा बहुत मतलब अच्छी वो थी, कला की अधिष्ठात्री, परंतु उनके बाद में यहाँ पर ये आई मैडम, है ना, तो ये उनसे बहुत आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर कहा है कि जो समय होता है वो एक सरा नहीं चलता, एक जैसा नहीं चलता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, तात के द्वारा, कि अब प्रकृति में ऐसी कोई है नहीं है, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर। दिव्या का मन विकल हो रहा था। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को उसने कठिनाई से तात के सामने रखा था, उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं। उसने प्रश्न किया, हाँ तात, धर्मस्थान के सम्मुख तो सभी नागरिक समान है। अब फिर से वापस आ रही है अपनी लीक पर, क्योंकि दिव्या यहाँ ये बात करने नहीं आई है कि कौन उसका धर्मास्थली बनेगा, कौन क्या बनेगा। सर्वेश कुमार गौतम, टुडे इज टुडे योर फर्स्ट डे, पहली बार आए हो आज क्लास में। तो यहाँ पर ये कह रही है कि भाई बड़ी मुश्किल से तो मैं कह पाई थी कि पृथुसेन को उसका न्याय मिले हैं और तुम फिर बात वही करने लगे हो मुझसे। और फिर कह रही है कि सभी जनता जो है एक समान, यानी कि वापस ला रही है उसी पर। तो दिव्या का मन विकल, हाँ, अपने माथे पर हाथ रख प्रपोत्री के सिर पर टिका विनोद के स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। विनोद यानी कि हंसी मजाक के स्वर में। बाली, माला गुंथन, तुलिका लेखन और नृत्य बीना छोड़कर तुम इन नई ग्रंथियों में क्यों उलझ रही हो वत्स? यानी कि तुम अपना काम करो, फूल माला बनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, कहाँ तुम इनमें सब झंझटों में उलझ गई हो? विनोद का उनका स्वर स्वतः ही बदल गया, स्वतः यानी कि अपने आप ही बदल गया। दिव्यो मतलब प्यार में, दिव्यो एक महाराज पौरव का धर्मस्थान था, एक विजय मिलिंद का और एक कुलगण के राज्य का धर्मस्थान था। यानी कि इन्होंने तीन इसमें वो बताए कि यहाँ पर तीन लोगों के, यानी कि एक तो महाराज पौरव थे, दूसरे मिलिंद आए और एक राज्य का धर्मस्थान था। कुछ क्षण मौन रहकर वो बोले, धर्मस्थान कोई स्वयंभू और स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्वा है। यानी कि धर्मस्थान कोई ऐसा कुछ स्वयंभू टाइप का, अहम ब्रह्मास्मि टाइप की चीज नहीं है। धर्मस्थान का मतलब है एक प्रकार की भावनाओं, समाज की भावना किसमें है, समाज की विश्वास किसमें है, और समाज की उस धर्मस्थान में क्या अरेंजमेंट्स है, क्या व्यवस्था है, उसकी जिह्वा है, वो चीज यहाँ पर बोलती है। न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। पुण्य स्मृति तात के समय पौरव वंश और सामंत गण के विचार और उनके अधिकारों और शक्ति की रक्षा का विधान ही न्याय है। विजय मिलिंद के समय इन सब का अधिकारच्युत हो जाना न्याय था। अधिकारच्युत हो जाना यानी कि उससे हटा दिया जाना। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति को किसी के अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो कह रहा है कि यही उसका क्या हो गया था, यही यहाँ पर इसका। मैम दिव्या को लाइन वाइज पूरा आप ही पढ़ाएंगे तो गोदान से? हाँ बिल्कुल विक्रम, बिल्कुल, पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना बच्चों, यही एक ऐसा उपन्यास है जिसको मैं लाइन वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाकी नहीं हम पढ़ेंगे, और इसको हम जल्दी कर देंगे। 31 पेज हो चुके हैं, हमने इसमें 7 दिन का समय दिया है, और अगर 1.5 घंटे की पूरी क्लास रहेंगी तो मेरे हिसाब से एक दिन में 30 पेजेस हो जाने चाहिए। ठीक है, अब तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा भाषा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी इसलिए, है ना विक्रम? तो मे बी मतलब मैं ऐसा मान के चलूं कि आप भी इसमें सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है जो वास्तव में संस्कृत निष्ठ शब्दों को नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भावनाएं समझना ज्यादा जरूरी है, कहना क्या चाहते हैं बस, और शब्दों के अर्थ समझ में ना भी आए तो भी चलेगा। फिर मद्र राज्य में तथागत के धर्म की भावना ही न्याय हो गई और पशु बलि का पुण्य कार्य अपराध हो गया। मद्र के वर्तमान कुलगण में राज्य कुलों की सत्ता व्यवस्था का आधार है। वर्णाश्रम पुनः मान्यता पा रहा है, यानी कि बता रहे हैं कैसे कैसे राजाओं ने क्या किया और बौद्ध धर्म में क्या चीजें। अपने प्रश्न का उत्तर ना पाकर दिव्या ने पुनः प्रश्न किया, परंतु तात आर्यप्रेस्त का कुल दासत्व से मुक्त हो चुका है। आयुष्मान पृथुसेन ने गण को सम्मानित किया। कह रही कि अरे अब वो जाति प्रथा सब चली गई भाई, अब पृथुसेन एकदम से क्या है, उसने हमारे पूरे गण को सम्मान दिया है। इतनी बढ़िया वो चलाई है उसने, है ना, इतनी बढ़िया तलवार चलाई है।
आलिंद के मुख सम्मुख तोरण से लटके पिंजरे में सारिका की ओर दृष्टि की वे वृद्ध चिंतित स्वर में बोले, ठीक कहती हो वत्से, यही तो जटिलता है। यानी कि तोते की तरफ, जो फीमेल तोते थे उसकी तरफ देख करके बोले कि हाँ ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तुम कह रही हो दासत्व तो हट गया, देखते। प्रेस्त दासत्व तो मुक्त हो चुका है, प्रथुसेन गण द्वारा सम्मानित हो चुका है, अन्यथा वह न्याय को प्रश्न लेकर न आता। प्रेस्त द्वारा अपनी माताओं के स्तनों से छीन कर बेच दिए जाने वाले अश्व, शावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। कह रहे कि देखो उसे मिल भी चुका है, उसे सम्मान भी मिल चुका है, सब हो चुका है, उसके वहां पर जो घोड़े वोड़े हैं उनके बच्चे तो न्याय का प्रश्न नहीं उठाते। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं महाराज? वत्से एक व्यक्ति द्वारा न्याय की पुकार का प्रश्न जटिल नहीं होता। युवक प्रथुसेन खड़ग बल से अपने अधिकार की रक्षा का प्रयत्न कर सकता है। प्रश्न केवल उसके सम्मान और अधिकार का नहीं, समस्या गूढ़ है। उसके परिषद के सम्मुख सेना में पद के लिए आवेदन किया है, वह उसके योग्य है। पिता, उसके पिता महत्वाकांक्षी है। प्रेस्त 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा व्यय कर सकता है यदि धर्मस्थान प्रथुसेन को वर्ग, कुल और अभिजात वर्ग के समान अधिकार देता है तो वह सेना में पद का अधिकारी हो जाता है। यदि परिषद उसे सेना में पद का अधिकार दे देती है तो वह अभिजात वंश और कुल के समान सम्मान का अधिकारी होता है। ये कह रहा है कि भाई देखो उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है, उसके पिताजी बहुत महत्वाकांक्षी है, वो खुद महत्वाकांक्षी है, खुद बढ़िया शास्त्र शस्त्र सब चलाना जानता है, वो 10 हजारों करोड़ों संपत्ति दे सकता है, मुद्राएं दे सकता है, अगर उसको हम इसमें एक स्थान दिला दें तो ठीक है। तो ये कह रहा है कि पर कैसे, अगर वो इस जाति का होता, मतलब हमारे टाइप होता, तो इसमें उसे सेना में एक बहुत बढ़िया ऑफिसर का पद मिल जाता। प्रथुसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन की पहली सीढ़ी पर पांव जमाना। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल का अधिकार क्या रहेगा? ये कह रहे हैं कि फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा हम में और उसमें? अगर उसे भी हम सेना में ला करके इस पद पे बिठा दें तो फिर हम अभिजात यानी कि जो एक लाइट क्लास है फिर वो क्या रह जाएगी? यदि गण केवल द्विज कुलों का होता स्थिति दूसरी होती, परंतु गण मिश्रित है। कह रहे कि जो गण है ना, जैसे कि आप देखो मंत्री परिषद फॉर एग्जाम्पल, कह रहे अगर ये केवल द्विजों का होता, केवल ब्राह्मणों का होता फिर भी एक बात, यहाँ पर तो वैश्य क्षत्रिय सब बैठे हुए हैं, ठीक है। कह रहे कि उसमें यवन सामंत है, तथागत के उसमें यवन है, यूनानी है, तथागत के अभिधर्म से प्रभावित अनेक क्षत्रिय और वैश्य है, सब है यहाँ पर। उनके लिए वर्ण की शुद्धता और अधिकार का महत्व नहीं, प्रत्युत उनके वर्ण वर्ग की शक्ति से स्पर्धा है। इसलिए परिषद में गण संवाह के विषय से स्थगित किए गए धर्मस्थान में इस प्रश्न का निर्णय समाज की व्यवस्था का प्रश्न है। कह रहे कि भाई उनमें आपस में मैं ऊपर मैं नीचे, अब फिर तो और दिक्कत हो जाएगी अगर हम दास पुत्र को भी लेके आएंगे तो इधर। तात के उत्तर से अनुत्साहित होकर दिव्या ने कहा, परंतु तात भद्र गणराज्य के धर्मस्थान में सिंह और मर्ग के साथ जल पीने का भी जो भी सिद्धांत है, यानी कि वो कहती है कि फिर मतलब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम्हारे इसमें जो तुम कह रहे हो कि हमारा जो राज्य है, मतलब अनुत्साहित हो गई, मतलब कह रही है कि मुझे कोई अब वो नहीं है बहुत उत्साह। कह रही है कि हमारे यहाँ पर जो हिरण और शेर, मतलब ये एक तरीके का सिंबलाइजेशन है। हिरण और शेर एक जगह पानी किस राज्य में पी सकते हैं आप बताइए, जहां पर बहुत मैत्री हो। और मैत्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये मुंडियों का यानी कि बुद्धिस्ट उसका है, और बुद्धिस्ट में सब समानता पर विश्वास किया जाता था, ठीक है। तो वो दिखाया गया। कह रही फिर उस फिलोसफी का, उस दर्शन का क्या होगा? तात के अत्यंत शुभ्र शमश्रु यानी कि सफेद रंग के दाढ़ी मूछे से आच्छादित मुख पर मुस्कान झलक आई। सिंह और मृग के साथ सिंह, और इसको लिखेंगे आप, इसको ये एक लिखे, इसको लिखे इसमें इसमें लिखे इसको कि ये क्या है मैं आपको बताऊंगी। सिंह एवं मृग के साथ जल पीने का रूपक न्याय व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है, प्रति आदर के लिए आवश्यक है, परंतु सिंह एवं मृग का एक साथ जल पीना दोनों की परवशता से ही संभव है। स्वतंत्र केवल उन्हें
एक साथ जल पीने के लिए, एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वाला शासक है और उनकी यह इच्छा ही न्याय का आधार है। ठीक है, इसमें लिखिए यहां पर, यहां इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में न्याय का द्वंद्व नजर आता। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या आ रहा है? न्याय का। नेहा मिश्रा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे मार दूं, पहले से भी विषय। ठीक है, यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? ठीक है, चलो लिख लिया मुझे। यहां पर क्या है कि ये इनके मतलब धर्मस्थ जो है, धर्मस्थ न्याय के द्वंद्व को दिखा रहे हैं। यानी कि कभी कह रहे हैं कि मैं ऐसा न्याय स्थापित करूंगा, और कभी खुद ही कह रहे हैं कि अगर तुम शेर और हिरण के एक साथ जल पीने की बात कर रही हो तो न्याय व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है, परंतु शेर और हिरण एक साथ जल पिए, ये दोनों की परवशता यानी कि उनकी कैसी परवरिश हुई है उसी से ही संभव है। स्वतंत्र केवल उन्हें एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वाला शासक है। ये उनकी इच्छा है कि ये उनकी इच्छा और न्याय का आधार है। नास्तिक मारिश ने तथागत की जातक कथा उत्कीर्ण न करने की प्रतिज्ञा भंग करने के अभियोग में धर्मस्थान से दंड पाया था। अभी मैंने बताया था कल कि जब उन्हें कहा गया कि चलो वो बनाइए आप लोग जो है बुद्धा की, वो उत्कीर्ण करिए दीवारों पर, तो मना कर दिया था। व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक था, यानी कि मैंने उसे अर्थदंड दिया, ये उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था। परंतु यदि मारिश दंड भय और अर्थ लोभ यानी कि धन के लोभ से अपने मत के विरुद्ध आचरण करता तो क्या उचित होता? पुत्री न्याय के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर न्याय के द्वंद्व को ये बता रहे हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तात स्नेही से प्रपोत्री के केशों पर हाथ रख रहे, परंतु मन के शोभ के कारण दिव्या के लिए स्नेह व्यवहार और समय अर्थहीन बल्कि मानसिक यंत्रणा बन गया है। कह रहे कि क्या है ये, मतलब कर नहीं रहे उसके लिए। अब कहीं ना कहीं अनुरक्ति यानी कि एक प्रकार का दिव्या के मन में प्रथुसेन के लिए अनुरक्ति पैदा हो गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। दिव्या के जन्म से पहले भी उनकी माता का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर था। उनके जन्म के दिन ही दासी जो थी दाता अपने पीन स्तनों पर नवजात बालिका के लिए उपस्थित हुई, क्योंकि उनकी मम्मी का जो है जब दिव्या पैदा हो रही थी तभी भी उनका जो हेल्थ है ठीक नहीं था। तो उनकी एक धाता है जिनकी एक खुद बेटी है और वो दिव्या की बड़ी अच्छी सहेली भी है। क्या नाम है बताएंगे जरा? वो घूमती भी है बेचारी दिव्या के साथ। तो धर्मस्थ के प्रासाद में लोग धाता का नाम भूलकर वत्सल कन्या की धाता को सभी धाता ही पुकारने लगे। धाता यानी कि एक तरीके से जो वो होती है दाई माँ जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो धाता ही सब लोग बुलाते थे। दासी ने भी अपने नाम की
को स्वामी की कन्या के माता के स्थानापन्न मानकर गर्व किया कि भाई मैं अब मतलब इनकी माता जी की जगह मैं ही हूँ। दिव्या की माता ने अपने संतान की धात्री की कन्या को अपनी संतान की छाया मानकर छाया ही पुकारा और उसका नाम भी छाया हो गया। उसकी भी अपनी बिटिया थी, उसका नाम हो गया छाया। छाया बड़ी अच्छी दोस्त है दिव्या की, है ना। वयोवृद्ध धर्मस्थ के स्वर्गीय ज्येष्ठ, छाया का भी जो है इधर चल रहा है किसी से अट्रैक्शन है, किससे नाम बताएंगे कोई बताना। वयोवृद्ध धर्मस्थ के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र के एकमात्र पुत्र की एकमात्र कन्या सभी की दुलारी थी। शैशव यानी कि शिशु काल में ही उसकी माता और फिर पिता का देहांत हो जाने से परिवार का अनुराग उसके प्रति और भी ज्यादा उमड़ पड़ा था। धर्मस्थ के अग्रज पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र, अग्रज पौत्र और अग्रज प्रपोत्री सभी की प्रतिनिधि यानी कि सबसे बड़ा लड़का, सबसे बड़ी वाली पोता, सबसे बड़ी पोती, लाइक दैट, है ना। तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा बड़े प्यारे दुलारे से होते हैं। हालांकि प्यार तो सभी को करते हैं, पर ये सबसे ज्यादा इन पर नजर रहती है। दिव्या अपनी माता मही और धात्री सहित प्रसाद के उसी भाग में रहती थी जिसमें स्वयं धर्मस्थ रहते थे, परंतु दूसरे पितृवों के प्रसाद कक्ष में उसके लिए पराये ना थे। यानी कि वो ऐसा नहीं था, वो सबके में जा सकती थी, है ना। ओपन फोर्स तितली की भांति सभी कुंजों पर उड़ती फिरती थी। जैसे तितली हर एक वृक्ष पर उड़ती फिरती है, वैसे ही सबके कमरों में, सबके पास में बहुत प्यार से पली थी। और वो जो छाया थी वो भी उसके साथ रहती थी, उसकी धात्री भी रहती थी, माँ छाया की और छाया तीनों। 10 वर्ष की आयु तक छाया केवल दिव्या के लिए क्रीड़ा सखी रही, यानी कि क्रीड़ा यानी कि खेलने की सखी रही। इसके पश्चात प्रसाद की छोटी मोटी सरल सेवा के लिए कभी उसके कक्ष में, कभी दूसरे कक्ष में नियत कर दिया जाता था, कभी उसके में, कभी किसी और के में उसे निश्चित कर दिया जाता। जैसे आकाश में चंद्र की कलाओं की पूर्ति होने से पृथ्वी पर पड़े थितले जल में पड़ने वाले चंद्र के प्रतिबिंब में भी कलाओं की पूर्ति होती है, वैसे दिव्या की छाया ने वयस्क होकर यौवन पाया। कह रहे बड़ी हो गई, दोनों एकदम यौवन अवस्था में आ गई दोनों। आकाशगामी चंद्रमा तो स्थिर गंभीर गति से अपनी यात्रा पूर्ण किया जाता है, परंतु थितले जल में पड़ता उसका प्रतिबिंब साधारण कारणों से विक्षुब्ध होता है। छाया अंतःपुर में युवा पुरुषों और उनकी युवती पत्नियों की सेवा और अत्यंत सामीप्य से अपने शरीर के विकास एवं उपयोग से शीघ्र ही परिचित होगी। यानी कि जब इसे कहा जाता है, जब एडोलसेंस में आती है लड़की या लड़के, तो उनके शरीरों में काफी ज्यादा परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो पुरुष होते हैं, जब वो बच्चे एडोलसेंस अवस्था से ऊपर की तरफ आते हैं तो थोड़ा दाढ़ी मूछों का विकास, अगर आप फीमेल में देखोगे तो कई जगहों पर मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें बदलाव। तो ये सारी चीजें उसको, क्योंकि भाई कपल्स के पास आसपास रह रही है, तो वो चीजें उसे बहुत ही जल्दी समझ में आने लगी थी कि मैं अब यौवनावस्था की तरफ जा रही हूँ। एक दिन विजय शर्मा की माता ने छाया को असमय अपने पुत्र के कक्ष में पाकर क्रुद्ध हो उसे सरल सेवा से वंचित कर बावड़ी में स्नान का जल लाने का कठिन कार्य सौंप दिया। विनय शर्मा है भैया, वो बच्ची जवान हो रही है, उसको असमय यानी कि बिना किसी काम के किसी और समय उसके कमरे में पाया, फिर उसको कहा कि तुम बावड़ी यानी कुएं से जल लेके आया करो इधर। भाग्य ने रक्षा की, उसके शरीर पर यौवन उन्मुक्त होकर निखर आया था, मुख पर यौवन का लावण्य था। छाया ने दास नामक बाहुल की दया से आस्थानागार में अतिथियों के सम्मुख मद आधार उपस्थित करने की सेवा का कार्य पा लिया। ये बाहुल ही है, नायक है, ये दासों के नायक है बाहुल। इनकी मदद से इनके साथ भी इनका ठीक था। तो कह रहे कि अतिथि यानी कि गेस्ट हाउस में जो मद आधार उपस्थित करने की सेवा होती है उसका काम पा लिया। मद्यपान के लिए जो आधार वगैरह रखते हैं, है ना, बेस रखते हैं। वामनो कंचुकीय जर्जर वृद्धों और ईर्ष्यालु दासियों से भरे अंतापुर के जीवन का स्थानागार की सेवा कहीं अधिक रुचिकर थी। वह वैचित्र्य था, स्वच्छंदता थी। दासों का नायक बाहुल छाया के प्रति सहृदय था, यानी कि बाहुल जो है छाया को पसंद कर रहा है, ठीक है, बाहुल छाया को पसंद कर रहा है। छाया का मन आस्थानागार तक जा पाने के लिए अधीर हो उठता, परंतु ड्योढ़ी पर खड़े खड़कदारी यवनों की मूर्ति स्मरण करने से शरीर का रक्त जम जाता, शरीर को अंत। उसका मन चाहता था कि दास बाहुल की विरह की पीड़ा से व्यथित अपने शरीर को अंतःपुर की विशाल पाषाण भित्तियों से टकरा कर छिन्न भिन्न कर दे, शूलों से भरी झाड़ी में अपने शरीर को डाल दे। कई माह तक मलिन रही और फिर भाग्य और देवता की इच्छा मानकर सह गई। यानी कि उससे मिलने को मन तड़पता था, परंतु वहां पर यूनान के जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के लोग खड़े थे, उनसे डर कर जाती थी और खून जैसे शरीर में जम जाता था, बड़ा डर लगता। दिव्या ने सुना पृथुसेन तात के सम्मुख आवेदन के लिए उपस्थित हुआ है। शील के विचार से उस समय जाकर उसके समीप न बैठ सकी, परंतु मन उत्सुकता और दुविधा से व्याकुल होता रहा। पृथुसेन से तात विमुख न थे, परंतु उसका अपना मन पृथुसेन से कुछ कहना चाहता था। क्या, तो सो वह स्वयं भी ठीक से न जानती थी। ऐसा ही कुछ सहानुभूति और सांत्वना के रूप में, यानी कि अब दिव्या को पता चला, अब दिव्या की कहानी है। दिव्या को पता चला कि पृथुसेन आया है। पृथुसेन के प्रति उसके मन में बहुत सारी सहानुभूतियां पैदा हो गई थी, सिंपैथीज पैदा हो गई थी। वो भी उनसे कुछ कहना चाहती थी, उसे खुद नहीं पता क्या कहना चाहती, ठीक है। ये सारी चीजें हैं।
ठीक। मैम इसमें बहुत ज्यादा पाते हैं, इसमें जो मुख्य, हाँ उसको बता दूंगी, ज्यादा आपको मातुल वातुल सब याद नहीं करने हैं, ठीक। पृथुसेन कुछ भटका सा आश्रय की खोज में खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या कभी भी स्वयं भी कभी उसके प्रकार अनुभव करती थी, तब पूरे प्रसाद में भी सूनापन लगता। उस समय माँ पितृव्य पितृव्य माता मही और पितृव्य भाइयों और बहनों का स्नेह बोझ सा पड़ता, यानी कि नहीं होता। इसे कहा जाता है जब आपके साथ में सब कोई हो और आप तब भी अकेले, भीड़ में अकेलापन, इसे कहा जाता है भीड़ में अकेलापन, ठीक है। अब भीड़ में अकेली दिव्या महसूस कर रही है, वैसा ही कुछ जो है पृथुसेन भी यहाँ पर महसूस कर रहा है। तात धर्मस्थ के प्रासाद में अन्य परिचित परिवारों में, देवी मल्लिका और वसुमित्रा के यहाँ समाज में, अपानक और सहाय में, सब कहीं दिव्या के सतर्क कान पृथुसेन का नाम, मधुपर्व उत्सव की घटना, परिषद के सम्मुख पृथुसेन के आवेदन को लेकर मनमत प्रसंग सुना पाते उसके मन में एक कांटा सा बैठ गया। परिषद और धर्मस्थान दोनों ही स्थानों पर पृथुसेन के संबंध में विचार स्थगित था। कह रहे हैं कि हर जगह जहां भी कहीं दिव्या जाती, चाहे महल में आती, चाहे मैडम के यहाँ जाती, चाहे नृत्य सीखने जाती, कहीं ना कहीं ये प्रसंग आ ही जाता था कि क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ, ये वाला प्रसंग आ ही जाता था। दिव्या मन में दुविधा रहने के कारण संकुचित और शिथिल रहती है, कभी भी संतोष न पाती। माता मही जीवन की यात्रा पूर्ण कर अपने विश्वास में परलोक में समीप पहुंच रहे और अत्यंत परलोकाभिमुख हो रही थी। वे निश्चय न कर पाई कि ब्रह्मलोक अधिक श्रेयस्कर होगा या निर्वाण, इसलिए अंत समय जाने व्याग्रता से दोनों को ही प्राप्ति के लिए यज्ञिकों, पुरोहितों, आहर्तों और भिक्षुओं की कृपा के लिए प्रतिशील थी। विशाल और विस्तृत परिवार की चिंता उनके लिए शोक का कारण बन गई थी। दिव्या बहुत ही ज्यादा ऐसे परेशान रहती थी। उधर वो माता मही जो है अपना निर्वाण करेगी, क्या करे, मर जाए, अभी उनकी भी उम्र हो रही थी, यही सब चीजें। उसका बहुत बड़ा परिवार था दिव्या का, कभी चुप रहती थी, कभी दूसरों के साथ बोलना भी पड़ता था, क्योंकि नहीं तो कहेंगे क्या हो गया क्या हो गया टाइप, ठीक है। दासी धात्रा ने महादेवी का ध्यान दिव्या के शैथिल्य और अन्य मनस्कता की ओर दिलाया। दासी धाता ने, छाया की मम्मी ने कहा कि बेटा वो ठीक नहीं रहती है, मतलब वो जो है सही नहीं रहती है दिव्या, क्या हो गया, चुप चुप सी रहती है। महादेवी ने कुमारी के विवाह योग्य आयु के प्रति और इस तात की ओर धर्मस्थ अब दूसरे पितरों की उपेक्षा प्रति संतोष प्रकट किया। दिव्या को व्यस्त रखने के लिए अनेक कार्य निर्दिष्ट कर दिए। कहा कि उस शादी लायक उम्र हो गई है उसकी, ठीक है। ये समझ में नहीं आया नेहा मिश्रा, जब आप कोई ऐसा काम आपके मन में उलझ जाए और आपको लगे कि आपके कारण उलझा है, और आप मतलब आप क्या मतलब जिसके भी कारण उलझा है वो भी उस उम्र में प्रवेश कर रहा है जहां पर जो ऑपोजिट जेंडर है, ऑपोजिट सेक्स है, उसके प्रति आकर्षण की उम्र हो। फॉर एग्जाम्पल अब दिव्या भी उस उम्र में है कि आकर्षित हो सकती है, और जब ऐसा कुछ लगे कि सामने वाले के प्रति हमें सहानुभूति है, तो एक मन में कांटा सा चुभा रहता है और हम भीड़ में भी अकेला सा महसूस करते हैं, है ना, भीड़ में अकेला महसूस करना, ठीक है। तो वही दिव्या को हो रहा था, मेरे कारण सब हुआ, अब उसे न्याय नहीं मिल रहा है, वो दास पुत्र है तो क्या, इतना बढ़िया भी है दिखने में भी सब कुछ, ये सारी चीजें। तो उसने कहा कि अब उसकी जो है शादी की उम्र हो गई है और वो इसलिए ऐसा रहती है, ऐसा करो उसे माला वाला दे दो बनाने के लिए, ऐसा काम दे दो जो सारा दिन करती रहे। अभी कैसे, मतलब कुछ ऐसा काम दे जिसमें एंगेज रहे। उन्होंने आगे दी प्रपोत्री दिव्या पाकशाला में विशेष पकवानों का आयोजन करे, अतिथियों के लिए विशेष पुष्प मालाएं गूथे, तुली का लेखन करे, छाया को पुनः उनकी सहचरी के रूप में नियुक्त करने का आदेश मिला। कहा गया कि चलो उसे माला दे दो, गेंद एक फूल दे दो, उन्हें गुटती रहेगी बैठी हुई, वो उसे पाकशाला में लाओ, खाना वाना बनाना सिखाओ, तुली का लेखन यानी कि जमीन बैठ के कुछ कुछ उससे बनवाओ, ये सब काम उसे दो। दिव्या और छाया अंतपुर के उद्यान में कुंज में बैठी मालाएं गूथ रही थी, सम्मुख अनेक प्रकार की पुष्पों का ढेर लगा था। छाया की उंगलियां द्रुत गति से यानी कि तेज गति से चल रही थी, उसकी दृष्टि कभी अपनी उंगलियों की ओर, कभी दिव्या की ओर झुके हुए मुंह की तरफ चली जाती। बैठी है बगीचे में, खूब सारे फूल पड़े हुए हैं, एकदम फटाफट 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 छाया बनाए जा रही है। हाँ, प्रेम का आगमन है, बिल्कुल तरुण ऐसा होता है, देखो कितना अनुभव नहीं। तो यहाँ पर देखो, पीठिका पर बैठी दिव्या, पीढ़े पर बैठी, पिड्ढा नहीं होता छोटा सा, पीठिका पर बैठी दिव्या की उंगलियां शिथिल थी और अदृष्टि निरंतर झुकी हुई थी, ठीक है। मन नहीं लगता जब ऐसा हो, मन नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता, कुछ ही दे दे कोई, मन नहीं लगता, मन वहीं पड़ा हुआ, ठीक। अब तो सब है ना, फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो अलग तरीके की दुनिया होती थी। मेरे को मतलब मैं आपको बताती हूँ, रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि भाई हमें पता नहीं था, मतलब मुझे कभी बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा, जैसे बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या, जैसे शादी हो गई, हमारी एक कजिन है, शादी नहीं सगाई हो गई, और मतलब काफी बड़ी कजिन है, हम काफी छोटे हुआ करते थे। अब भाई फोन तो थे घर में, लैंडलाइन फोन, अनुमति नहीं थी, एकदम सो कोल्ड अपर कास्ट है ना, उसमें नहीं बस तुम्हें बात नहीं करनी शादी से पहले। काफी बड़ी है वो दीदी। अब भाई शादी सगाई हो गई, अब सगाई में देख लिए जीजा जी, अब तड़पे मन, और कई महीने का, शायद 11-12 महीने का बीच में गैप, और भाई साहब मतलब काटे ना कटे इधर दिन,
और उधर से जैसे हम लोग तो करते ही थे भाई, त्योहार पे फोन उनके यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या घर वाले करते थे, उधर विश वगैरह करते थे उनको, ठीक है। और इधर जो है कभी इनके कोई मतलब जैसे पहले नहीं होता था ना ऐसे कि फ्रेंड्स हैं बॉयफ्रेंड्स हैं, पहले ऐसे कहाँ होता था। अभी तो वो सब चीजें थोड़ा अब इतना अट्रैक्ट कहाँ कर पाती हैं ये सब चीजें। तो अब वो दीदी बेचारी बहुत परेशान, एकदम कोई हमें फोन दिला दे कहीं से, एकदम कर ले हम कहीं, और ऐसी भाग के जाती थी, बैल बजता था, एक बार भाग के जा रही थी पैर भी टूट गया उनका, तो बहुत परेशान रहती थी। अब वो भाई उसके बाद जब शादी हो गई तो रात रात भर दिन दिन भर, और मैं यही सोचते रहती थी, अब तो आता है थोड़ा बहुत समझ कि क्या ही बातें कर लेती हूँ। मैं इसी चीज को सोच, जॉइंट फैमिली में सब बैठे हैं और घर में जगह नहीं मिल रही है कहीं पे बैठ के बात करने की अकेले में, और बैठी है नजरें झुकाए शादी के बाद ऐसी बातें कर रही है रात रात भर। भाई साहब क्या बातें करते हो वे। तो ये जो चीजें हमने महसूस नहीं करी है, ये वो उन्होंने जी है। अब दिव्या का तो और ज्यादा हो गया होगा ना चक्कर। तो अब यहाँ पर देखें, अब हम लोग की प्रायोरिटी अलग है बिल्कुल। नेहा कह रही जॉब मिल जाए, सही बात। तो उन लोगों को कोई काम ही नहीं है, वो बुन लिया है स्वेटर, खाना बनाना सीख लिया, अब बस शादी करके जाना है सामने वाले। कोई कभी रहा नहीं है दोस्त साथी कुछ ऐसा, है ना। अब अट्रैक्शन भी रहा हो किसी के प्रति, जीवन भर कह ही नहीं पाए उसको अट्रैक्शन था, नहीं होता तो सभी को है ऐसा, थोड़ा आज ही हो रहा है। आज आज हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, ठीक है। जरा सी देर में किसी को प्रपोज कर डालते हैं, सामने वाला क्या रिएक्शन देगा दैट डजंट मैटर। हो गई तो बढ़िया, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई देखेंगे, ठीक। तो अब ये चीजें हो गई है ना। तो उस समय का जो वो एक फेज था, वो फेज अब कहाँ है। इतना पेशेंस है, पहले चिट्ठियां आया करती थी, धैर्य होता था। धैर्य है आपके पास, 1 मिनट में मेरा व्हाट्सएप नहीं चेक किया, अरे ब्लू टिक आ गया, कैसे नहीं लिख दिया उसमें आई मिस यू टू, बाप रे कैसे नहीं लिख दिया। अब तो हाल बाकी नहीं छोड़ू, ठीक। अब ये है कैसे मेरा फोन मिस कर दिया, हाउ डेयर यू। पेशेंस नहीं है अब हमारे में, और ये चीजें अब कहाँ कहाँ है। अब थके हाथे मारे आते हैं, अरे भाई रखो फोन, चलो बाद में बात करें। वो जो एक लंबी लंबी बातों का सफर, वो जो सही में फूलों का रंग बदलना, हवा चलना प्यार वाली, वो सब अब कहाँ, अब नहीं है वो सब, ठीक है। तो सहमत है मेरी बातों से। खैर, तो दिव्या को वही हो रहा है, ठीक। तो क्या हुआ फिर। पिठिका पर बैठी दिव्या शिथिल है एकदम, हाथ की अधगुथी माला छाया पर फेंक कर दिव्या ने मन में अवरुद्ध शोक प्रकट किया। ये झमेला मेरे सामर्थ का, उत्तरी से मुंह ढक लिया, कह रही ये पकड़ मेरे बस का नहीं है, और अपना दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया। छाया कुछ क्षण दृष्टि दिव्या के मुख की ओर लगाए मौन रही, फिर बोली, भद्रे, महादेवी अम्मा से कह रही थी तातर और पितृव्य कुमारी की आयु का विचार क्यों नहीं करती। यौवन के उद्वेग के कारण ही अन्य मनस्क है, यानी कि एक तरीके से आलस में है, अन्य मनस्क, जैसे ऋतु में पशु पक्षी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कह रही है कि वो कह रही थी उससे, कह रही उसकी लड़की का उम्र हो रहा है शादी का, है पहले ही बड़ी चिंता रहती थी, अभी 35 साल के हो जाए उसमें भी कोई चिंता किसी को नहीं, कहीं जॉब लगे तो कुछ करे ना आदमी। आवेश में मुख से उत्तरी हटाकर दिव्या ने शुद्ध स्वर में भरते सुना कि निर्लज्ज बदतमीज कहेगी, तू मर जा, तुझमें तनिक शील नहीं है। यानी कि ये क्या है, तुझमें कतई भी लज्जा नहीं, शील नहीं, मतलब पागल हो गई है लड़की। इसी प्रकार की दृष्टता के कारण आर्या अमिता ने तुझे अपने कमरे से निकाला था, ठीक है। ये कह रहे कि यही सब तूने किया है, यही सब तूने किया, इसी चक्कर में वो नहीं देखा गया आज समय उसके कमरे में थी, है। तो ये अरे पहले बहुत सही होता था। आप जब हम रहीम पढ़ेंगे इतना मजा आएगा आपको रहीम पढ़ते हुए, कतई प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियों से भरे पड़े हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे जायसी को तो उसमें आपको पता चलेगा कि नव विवाहिता आई है घर में, ऐसा होता था पहले, जॉइंट परिवार है उसमें आई है शादी होके, और लड़का इतना परेशान जिसकी शादी हुई है, इतना परेशान कि कैसे करके दुल्हन का मुंह देख लो। पहले नहीं होता था ना जयमाल और ये सब, अब तो पहले ही भैया, पहले ही, अब तो पहले ही सब, पहले ही प्री वेडिंग फोटो शूट हो रहा है, पहले ही डेट पे जा लिए हैं, पहले ही आधे लोग तो पहले ही घूम फिर लिए हैं सब जगह। अब कहाँ वो ललक रह गई है, और लड़का परेशान कि कैसे करके एक बार दुल्हनिया का मुंह देख लो, बैठी है घिरी हुई बैठी है, और उसमें भी जब मुंह भी देख लिया तो जो पहला पहला प्रेम है शादी के बाद, बताए ना पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं है, और यहाँ मिल गए दोनों, लड़की ने भी नहीं देखा है किसी लड़के को सही से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया है
कि बैठे हैं भाई, वो घिरी बैठी है उधर औरतों में और बाल धो के आई है, पानी टपक रहा है, और इधर लड़का बहुत परेशान एकदम कि छोड़ो यार जल्दी से इनको, घर वालों को मुझसे बातें करो जल्दी से। नहीं तो इसमें आप जब पढ़ोगे है तो नैनन में नैनन की है, ये सब दोहे पढ़ोगे कि एक दूसरे के नैन एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं, टकरा जाते हैं, है ना। और फिर लजत, खीजत, ठीक है, उसके बाद खींच रहे हैं मतलब शर्मा रहे हैं, और आपस में दोनों एक दूसरे के नैनों में देख रहे हैं, और उन्हें अब किसी परिवार वाले की कोई नहीं पड़ी है, और अगर कहीं से किसी थर्ड पर्सन की नैन भी उनसे टकरा जाए तो दोनों पानी पानी हो रहे हैं। तो ये जो चीजें थी ये अब कहाँ, पहले ही वो उसका हाथ पकड़ के चल चलो चलो जल्दी बैठो गाड़ी पे, चलो पहले यहीं से निकल ले रहे हैं, गोवा नहीं मॉरिशस चलते हैं चलो, अब वो चीजें कहाँ। तो कह रही है यहाँ पर कि इसी तू बहुत बदतमीज हो गई है छाया, तुझे इसी चलते जो है उसने निकाला था अपने कमरे से। नहीं भद्रे, छाया ने निसंकोच दिव्या के नेत्रों में नेत्र डालकर उंगलियों से माला गूंथते उत्तर दिया। भद्रे नहीं जानती स्वामिनी अमिता ने किस अपराध मुझे अपने कक्ष से बहिष्कृत किया था, मुझे नहीं पता अमिता ने क्यों मुझे निकाला था। दिव्या के उत्तर की प्रतीक्षा कर उसने कहा, उस संध्या आर्य विनय अपने कक्ष में ही थे, उन्होंने कादम्बनी का पात्र उपस्थित करने की आज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर आर्य ने कौतुक से हाथ मेरे अंग पर दबा दिया। मेरे लज्जा के सुखचाने से आर्य कुपुत हो गई, बोली तू छली कुल्टा, कुल्टा अच्छा शब्द नहीं होता, ठीक है, छली मतलब तू बदतमीज एक नंबर की, यहाँ पे क्या कर रही है तू, और लजा रही है, शर्मा रही है? दासी होकर कुल ललनाओ मतलब कि कुल के लालाओं की भांति लाज का नाट्य करती है, मतलब कुल की जो लड़कियां होती हैं बस वही ऐसा कर सकती हैं, शर्मा सकती हैं, शर्माने पर उन्हीं का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तू आर्य को मोहित करना चाहती है, ऐसे शर्मा शर्मा के हैं। अलम प्रसंग से खिन्न होकर दिव्या ने मुख फिरा लिया, ठीक है ठीक है, ये हो गया। हाँ भाई, मम्मी के जमाने में क्या अब तक हो जाया करती थी, वही देख रहे, नाम पता चल रहा है, क्या नाम है पता है आपको, अभी तक होती थी ऐसे आधे गांव में। अब कहाँ फोन वोन, अभी भी उस चीज पे विचार नहीं किया जाता है आधी जगह पर। कितना एक्साइटमेंट होता होगा, समझ रहे हो, कि शादी से पहले बात ही नहीं कर रहे हैं और एकदम शादी हो जाए। अब तो मुझे अंडरस्टैंड करना है सामने वाले की, मुझे डिसलाइक और लाइक समझना है, और लाइक डिसलाइक इतने हो समझे कि डिवोर्स की इतनी तादाद बढ़ी कि क्या ही कहने। नहीं, मुझे समझना है व्हाट यू लाइक, विच कलर इज योर बेस्ट कलर, विच डेस्टिनेशन डू यू लाइक विद फॉर, है ना, आफ्टर मैरिज, प्री शूट वेडिंग में कैसे क्या कपड़ा पहनना है, कहाँ जाना है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बॉयज, आई लाइक दिस, मुझे भी यही पसंद है, सब पसंद है एकदम शादी से पहले। दूसरे की पसंद, तुम्हारी पसंद, मेरी पसंद, दोनों की पसंद एक जैसी है। 36 गुण मिल गए। वो किसी ने कहा कि अभी मैं कहीं पर मेरे एक फ्रेंड है जर्नलिस्ट, वो कुछ लिख रहे थे उसमें, तो उसमें लिखा था कि किसी राज्य की थी कि वहां पर पति पत्नी के 36 के 36 गुण मिलते हैं। तो बोला एक नहीं मिलता, 35 गुण मिलते हैं, एक नहीं मिलता। बोला क्या, कि पति बोलते नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पर है कि महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया। हाँ, आलम प्रसन्न से खिन्न होकर दिव्या ने मुंह फिरा लिया, परंतु छाया समवयस्का मतलब एक आयु की और शैशव में स्वामिनी की क्रीड़ा सखी होने के कारण अधिकार से कहती गई। यानी कि ये कह रहे हैं कि वैसे तो भाई देखो वो तो दास पुत्री टाइप है ना एक तरीके से, मतलब उसकी धात्रा की बेटी है, तो पर वो उसके साथ 10 साल तक खेली भी है और मतलब उसकी उम्र की भी है, तो इसलिए अधिकार सा समझती है दिव्या के ऊपर। कह रही महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है संध्या समय आचार्य प्रवर्धन के पुत्र रुद्रधीर के आने पर कुमारी उनकी अभ्यर्थना करे। कह रही है कि मेरी जो वो है उन्होंने उसको आदेश दिया है कि शाम को जब रुद्रधीर आए, रुद्रधीर तो वैसे ही भावुक, ठीक है, तो कह रही है कि इस बार यहाँ पर कह रहे हैं कि जब रुद्रधीर आएंगे तो आपको उनके उसमें जाना है, अभ्यर्थना करनी है उनके पास, है ना। स्वामिनी अमिता महादेवी से कह रही थी आर्य रुद्रधीर कुमारी के प्रति अनुरक्त है, समझते तब है। कह रही है कि वो कह रही थी कि वो उसके प्रति क्या है, मतलब उसको पसंद करता है, ठीक। भ्रुक्टी में बल डालकर, यानी कि ये जो भोए हैं इनको भ्रुक्टी कहा जाता है, और बल डालकर यानी कि ऐसे गुस्से से में, भ्रुक्टी में बल डालकर दिव्या ने धमकाया, वाचाल यानी कि बहुत बोलते हो तुम, बदतमीज, चुप रहो। और पीठिका से उठकर अपने कक्ष की ओर चली गई, पीढ़े से उठकर के कहाँ चली गई, अपने कक्ष कमरे की ओर चली गई। छाया ने अपने संबंध में लज्जाजनक प्रसंग सुन कुंठा अनुभव कर प्रियंक पर जा लेटी, पलंग पर जाकर लेट।
लज्जा से अपने अपने में सिमट जाने के अपने में सिमट जाने के लिए उसने दुकुल ओढ़ लिया, यानी कि चद्दर सी थी वो ओढ़ ली अपने ऊपर, ठीक है। और आंखें मूंद कर फिर दुकुल में लेपेट कर अपनी बात कानों में गूंजती रही। महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया कुमारी आर्य रुद्रधीर की वो करे। बिल्कुल विशाल पटेल कह रहे, कहत नटत रीजत खीजत मिलत लज्जत भरे भवन में करत है नैनुन सब बात। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई हो गया ये सब कहानी। उसके बाद दिव्या प्राय ही यथा अवसर अनेक द्विजवंशी और यमन सामंत युवकों की अभ्यर्थना करती रहती थी। रुद्रधीर की अभ्यर्थना भी वह कई बार कर चुकी थी। इस समय अभ्यर्थना के आदेश का आयोजन जानकर उसका मन विरक्त हो उठा। स्वर्ण खिचित रक्त कोशल से अपने गुम्फित केश बांधे, माथे पर श्वेत चंदन के खौर में रक्त तिलक लगाए रुद्रधीर उसकी कल्पना में दिखने लगा। यानी कि कह रही है कि हमेशा ही वो तो किसी न किसी की अभ्यर्थना में जाती थी चाय पानी पिलाने, पर इस बार रुद्रधीर को भी कई बार पिला चुकी थी। इस बार का जो ये था ये बड़ा उसे बहुत विचित्र सा लग रहा था। उसकी मन में, उसकी मस्तिष्क में रुद्रधीर की कल्पनाएं होने लगी। उसने अपने बाल उल बांध लिए, ये सब। उसके उत्तरीय के नीचे यज्ञोपवीत लटक रहा था। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को, उत्तरीय कहते हैं दुपट्टे को। परंतु हाथ में खड़क खींचे प्रथुसेन को दिव्या की शिविका के कंधा लगाने से बरस रहा था। नेत्र मूंदे दिव्या की कल्पना में रुद्रधीर के प्रति भय और विरक्ति का भाव उठ खड़ा। उसने वो सीन उसके सामने प्रेजेंट हो गया जब प्रथुसेन और वो लड़ रहे। दिव्या मुख से दुकुल हटाकर उठकर बैठी। छाया सुनो, क्या काल होगा? कह रही क्या समय हुआ? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? दिव्या के पर्यंक के स्थूल का आश्रय लिए छाया उंगलियों से माला गूंथती रही। उसकी तरफ दृष्टि लगाए कल्पना में खोई। स्वामिनी की अमनियस्का यानी कि आलस को दूर करने का कर्तव्य भूल गई। सहसा पुकार कर सुनने से सतर्क हो अपने द्वार की घाम यानी धूप, ठीक है, घाम की ओर देखकर उत्तर दिया, भद्रे संध्या में विलंब नहीं है, भद्रा के संध्या का प्रसाधन की आज्ञा हो। यानी कि कह रही तुम चलो मेकअप वेकअप कर लो, नहा धो लो, और अब शाम होने वाली। नहीं, हाँ हाँ, चिबुक हाथ पर रखे विचार में अधमुदी आंखों से उसने उत्तर दिया, हाँ नहीं नहीं, ये सही होता है प्यार में। छाया ने नेत्रों में अनुनय भर विनय प्रार्थना करी। हाँ ठीक है, छाया ने नेत्रों में अनुनय भर के प्रार्थना करी। भद्रे अर्घ्य आधार लेकर सेवा में आस्थानागार साथ चलने की आज्ञा दासी को देने की कृपा करेंगी? छाया कह रही है मुझे लेके चलना तुम एकदम। अर्घ्य उपस्थित करने के प्रसंग में स्मृति विरक्ति अनुभव कर दीर्घ निश्वास लेकर दिव्या नेत्र, बाचाल तू बड़ी निर्लज्ज है, तुझे बहुत जाने की पड़ी है। पर्यंक छोड़कर उसने छाया को आज्ञा दी, जा कंचुकी को आदेश देगी सारथी को रथ प्रस्तुत करने के लिए कहे। चलो रथ वत मंगाओ भैया, जाना तो है। दिव्या रथ पर प्रस्तुत हो जाने के संदेश की प्रतिज्ञा न कर अंतःपुर से आस्थानागार होती हुई प्रसाद के सिंहद्वार की ओर चली जा रही थी। अपने पीछे दुकुल और पुष्पमालाएं बाहु में लिए आती छाया को उसने आज्ञा दी, महादेवी से निवेदन कर कुमारी देवी मल्लिका के समाज में जा रही है। सेटिंग बिठा रही प्रथुसेन से मिलने की, कह रही है कि मैं जा रही हूँ रथ पे चढ़ के मल्लिका के द्वार में। दिव्या उद्यान मार्ग से सिंहद्वार की ओर जा रही थी। मार्ग में खड़े अत्यंत वृद्ध निर्बल दृष्टि दास दारुक को अपनी ओर जिज्ञासा से देख करके दृष्टि गड़ाए। मातुल दारुक शरीर स्वस्थ है, ठीक है। उन्होंने पूछा, मतलब एक खड़े हैं रास्ते में अत्यंत वृद्ध निर्बल दृष्टि दास दारुक, उनको देखकर कहा कि दिव्या ने मुस्कुराकर कहा कि मातुल मातुल ठीक है स्वस्थ है। दारुक ने दिव्या को पहचान कर स्नेह और आदर से विभोर थुतलाते स्वर में आशीष दी, कुमारी दीर्घायु सुसुर प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हो। कह रही है कि तू ही, मतलब ऐसे कहते हैं ना, पूतो फलो ये हो वो हो, कि जहां जाए उसकी एकमात्र छत्राणी तू ही बने, एकदम छत्र तेरे ही ऊपर रहे, है ना। अनेक दिन पश्चात कुमारी के दर्शन हुए। भद्रे किस दिशा में प्रस्थान की इच्छा है? कह रही कि कहा जा रही हो, ठीक है, बहुत दिन बाद दिखी हो। देवी मल्लिका के दर्शन के लिए मातुल दारुक, दिव्या ने उत्तर दिया। कह रही दिव्या वहां पे जा रही हूँ। दारुक ने कुमारी के मुख के समीप आयु से निर्बल नेत्र लाकर प्रश्न किया, क्या स्वामी ने अनेक दिन कला और विनोद से दूर रहने के कारण ही शिथिल और म्लान जान पड़ती है? कह रही कि क्या इतने दिन से तुमने प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, क्या इसीलिए तुम थोड़ी सी ऐसी म्लान सी दिखाई दे रही हो, है या कोई और बात है, मुझे बताएं, है ना। एकदम भावुक तो है ही सभी के सब यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कह रही है कि कुछ उत्तर न सूझने पर दिव्या ने आस्थानागार की ओर देखकर
प्रश्न किया मातुल छाया को विलंब क्यों हो रही है और घूम कर देखा, यानी कि कुछ उत्तर इसके पास नहीं है। ठीक, तो कह रही कि छाया घूम कर देखा कि क्या दिक्कत आ रही है। छाया एक द्राश वितान की ओट में दिखाई दी, समीप दास बाहुल खड़ा है। दृष्टि हटाकर दिव्या ने दारुक से पुनः प्रश्न किया मातुल रथ में विलंब क्यों हो रहा है, मतलब वो उधर मातुल से बतियाने लगी। ठीक है, एक से एक कलाकार है। ठीक, तो खैर इसे आगे पढ़ेंगे। उत्तर मिला कुमारी दास द्वार पर जाकर देखे, यानी कि वो वहां खड़ी है, वो वहां पर खड़ी है और जो है ये यहाँ पर उसकी बाट जो रही है। ठीक है, तो इसको कल करेंगे और कल प्रेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। संडे वाले दिन मिलेंगे हम आपसे, मतलब कल तो हमारी क्लास है सैटरडे को, कल हम प्रेस्ट को करेंगे। ठीक है, 1:30 बजे क्लास होगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।